हम लोग आ रहे थे विज़न का मॉक टेस्ट, तो हमने क्वेश्चन 60 तक देख लिए थे। आज 61 से 70 देखेंगे। तो 61 क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या से सिद्धांत संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था या थे? पहला, स्वतंत्र भारत और इसकी संविधान की शक्ति एवं प्राधिकार का स्रोत लोग होंगे। सेकंड, अल्पसंख्यकों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। तीसरा, भारत विश्व शांति को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छा पूर्वक योगदान करेगा। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए, 1 2 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 2, डी केवल 1। तो 61 का आंसर है ए, यानी 1 2 3। तो ये पूछा गया था कि संविधान सभा ने जो हमारा उद्देश्य प्रस्ताव, जो प्रस्तावना पारित की थी, उसमें क्या क्या शामिल था। तो तीनों जो हमारे कथन थे वो शामिल थे। तो देखते हैं, संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में निम्नलिखित को शामिल किया गया। भारत एक स्वतंत्र संप्रभु और गणतंत्र है तथा स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की सभी शक्तियां और प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग होंगे। तो उद्देश्य प्रस्ताव का सारांश ये है कि भारत एक स्वतंत्र संप्रभु गणतंत्र है। भारत पूर्ववर्ती ब्रिटिश भारतीय राज्य है। तो भारतीय राज्य और ब्रिटिश भारत और भारतीय राज्यों के बाहर के ऐसे अन्य भागों जो संघ का हिस्सा बनने के इच्छुक है का एक संघ होगा। संघ का निर्माण करने वाले राज्य स्वायत्त इकाइयां होंगे और सरकार और शासन की सभी शक्तियों और कार्य प्रणालियों का प्रयोग करेंगे, सिवाय उन शक्तियों और कार्य प्रणालियों को छोड़कर जो संघ को सौंपी गई हैं अथवा उसमें निहित है। तो संप्रभु स्वतंत्र भारत और इसके संविधान की सभी शक्तियां और प्राधिकार का स्रोत भारत के लोग होंगे। ये हमारे संविधान सभा द्वारा पारित उद्देश्य प्रस्ताव में शामिल था, जो हमें कथन 1 में दिया गया था। भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, प्रतिष्ठा, अवसर की समानता एवं विधि के समक्ष समता और विधि और सार्वजनिक नैतिकता के अधीन रहते हुए वाक, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय करने, संघ बनाने आदि की मूलभूत स्वतंत्रताओं की गारंटी एवं सुनिश्चितता प्रदान की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े एवं जनजातीय लोगों, दलित और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे कथन 2 था, जो सही है। गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता और भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र इस पर इनके संप्रभु अधिकारों को सभ्य राष्ट्रों के न्याय एवं विधि के अनुरूप अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा। तीसरा, राष्ट्र द्वारा विश्व शांति और मानव कल्याण को बढ़ावा देने के लिए पूर्ण और स्वेच्छा पूर्वक योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। तो ये हमारा थर्ड कथन था, जो तीनों शामिल थे। इसलिए 61 का जो आंसर था वो हमारा ए था। 1 2 3 तीनों इसमें है। ठीक है, 62 क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में सुर्खियों में रही भुंगलोटी है। भुंगलोटी क्या है? ए, देशज पक्षी की एक विलुप्त प्रजाति। बी, ओंगे जनजाति का एक जनजातीय त्योहार। सी, रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति। डी, परंपरागत लोक चित्रकला की एक शैली। तो हमारा जो क्वेश्चन 62 है उसका हमारा सी है। भुंगलोटी का मतलब है रंजक बनाने के लिए प्रयुक्त एक पादप प्रजाति। ठीक है, भुंगलोटी क्या है? एक लता है। ऐसे पादप जो जमीन के निकट उगते हैं और क्षैतिज रूप से वृद्धि करते हैं। इन्हें कटहल के वृक्ष की जड़ों के रस के साथ मिलाने पर केसरिया रंग प्राप्त होता है। ठीक है, परंपरागत रूप से इसका उपयोग बौद्ध भिक्षुओं के वस्त्रों को रंगने के लिए किया जाता था, भुंगलोटी का यूज़। ठीक है, तो रंग बनाने के लिए एक पादप पदार्थ है ये। सितंबर 2018 में असम में चला विलेज एवं उसके आसपास के गांव के लोग चला गांव अभ्यारण्य संरक्षण सोसाइटी का गठन करने के लिए जुटे। यह शिव सागर वन प्रभाग असम के अंतर्गत 173 हेक्टेयर का एक आरक्षित वन क्षेत्र है। इस क्षेत्र के बौद्ध भिक्षुओं ने भुंगलोटी के लगभग विलुप्त होने के संबंध में चिंताओं को उठाया और भुंगलोटी को संरक्षित करने के लिए निकटवर्ती चला आरक्षित वन क्षेत्र के संरक्षण हेतु एक आंदोलन की शुरुआत की है। चला आरक्षित वन समुद्र तल से लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर है और यहाँ समानता अधिक ऊंचाई पर पाए जाने वाले कुछ ऑर्किड मिलते हैं। ऑर्किड जो पौधे होते हैं वो ही मिलते हैं। तो जो भुंगलोटी है वो एक रंग बनाने के लिए एक पादप पदार्थ है, जो बहुत भिक्षु होते थे उनके वस्त्रों को रंगने में इसका यूज़ होता था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। तो 62 का आंसर हमारा था सी। अब देखते हैं क्वेश्चन 63। भारत की संविधान सभा के सदस्य थे? 1, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। 2, अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित। सी, नाम निर्देशित। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल 1 2, 1 3, 2 3 या 1 2 3। तो देखिए, जो हमारा क्वेश्चन 64 है उसका आंसर सी है, केवल 2 और 3। मतलब जो भारत की संविधान सभा के जो सदस्य थे वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित थे और नाम निर्देशित थे। ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थे, मतलब डायरेक्ट उनको वोट करके नहीं चुना गया था। तो कथन जो हमारा 63 का, ठीक, हम 64 देख लगे। तो 63 का भी मतलब हमारा सी है। 2 और 3 सही है, पहला सही नहीं है।
जो मैंने आपको बात बताई वो सही थी। तो देसी रियासतों के सदस्य नाम निर्देशित किए गए थे। देसी रियासतों के सदस्य नाम निर्देशित किए गए थे। ठीक है, जो देसी रियासतें होती थी उनके जो सदस्य थे वो नाम निर्देशित मतलब नॉमिनेट किए गए थे। और ब्रिटिश प्रांतों के सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए गए थे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से जो प्रांतीय विधानसभाएं थी उनसे चुने गए थे। ठीक है, कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित नहीं था। तो हमारी संविधान सभा में कोई भी सदस्य प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं था, इसलिए सी सही है। तो 63 का हमारा सी सही था, 2 और 3। 64 देखते हैं। भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज कहा जाता है क्योंकि एक भारतीय संविधान समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप संशोधित किया जा सकता है। सेकंड, संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, केवल दो, केवल एक और दो दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो 64 का आंसर हमारा सी है, यानी एक और दो दोनों सही है। तो भारतीय संविधान को एक जीवन दस्तावेज इसलिए कहा जाता है। कथन एक सही है। भारतीय संविधान एक पवित्र दस्तावेज है किंतु ये स्थैतिक नहीं है, मतलब ये रुक स्टैटिक नहीं है। ठीक है, यदि समाज द्वारा मांग की जाती है तो इसमें संशोधन किया जा सकता है, मतलब आज के टाइम के अनुसार उसमें अमेंडमेंट संशोधन किया जा सकता है, बदलाव। स्वतंत्रता के पश्चात समाज की आवश्यकता के अनुसार इसमें कई संशोधन और बंद किए गए और विधियों का निर्माण किया गया है। कथन दूसरा भी सही है कि संविधान के अस्तित्व में आने के समय से ही राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका द्वारा इसकी कई व्याख्याएं की गई। न्यायिक घोषणाओं और निर्णयों के माध्यम से ऐसे कई सिद्धांत स्थापित हुए जिनका उल्लेख मूल संविधान में नहीं था, जैसे आधारभूत ढांचे का सिद्धांत। ठीक, तो कई सारी व्याख्याएं की गई, मतलब कथन तुम्हें बोला था संविधान राजनीतिक वर्ग और न्यायपालिका दोनों के लिए व्याख्या हेतु पर्याप्त लचीलापन प्रदान करता है, तो हाँ करता है। तो क्वेश्चन 64 का हमारा सी आंसर था। 65 देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा या से सही है। ये चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए एक अधिदेशित है। यह अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक और दो, केवल दो तीन, केवल तीन या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जो 65 था उसका हमारा सी सही था, यानी केवल तीन, एक और दो कथन सही नहीं थे। तो संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में पूछा गया था। पहला कथन था ये चयनित उम्मीदवारों की सेवाओं के वर्गीकरण और कैडर प्रबंधन के लिए अधिदेशित है, तो ये सही नहीं है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं ग्रुप ए तथा ग्रुप बी में भर्ती से संबंधित है। ठीक है, और ये पदोन्नति एवं अनुशासनात्मक मामलों पर सरकार द्वारा सलाह मांगे जाने पर उन्हें सलाह देता है। तो ये सलाह मांगे जाने पर उन्हें सलाह देता है, पदोन्नति इन सबके मामलों में। यह सेवाओं के वर्गीकरण, वेतन और सेवा शर्तों, कैडर प्रबंधन प्रशिक्षण आदि से संबंधित नहीं है। ठीक है, कैडर प्रबंधन प्रशिक्षण इससे रिलेटेड नहीं है ये। इन विषयों का प्रबंधन भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा किया जाता है ये काम। ठीक है, ये आपके जो आप तैयारी कर रहे हो उसी के बारे में है, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए। कथन दो भी सही नहीं है कि ये अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करता है। जो संघ लोक सेवा आयोग है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति को अपने निष्पादन से संबंधित एक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। तो ये लोग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को देते हैं, ना कि संसद को। राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखवाता है। इसके साथ एक ज्ञापन भी होता है जिसमें उन मामलों की व्याख्या की गई होती है जिसमें आयोग की सलाह को स्वीकार नहीं किया गया है, तथा इस तरह की अस्वीकृति के कारणों का भी इसमें उल्लेख होता है कि इनकी जो सलाह नहीं मानी गई तो क्यों मानी गई, इसका एक क्यों नहीं मानी गई, इसका एक ज्ञापन देते हैं वो। अब कथन तीन है था कि इसकी अधिकारिता को संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा विस्तारित किया जा सकता है। तो सही है कि यूपीएससी को संसद द्वारा संघ की सेवाओं के संबंधित अतिरिक्त कार्य सौंपे जा सकते हैं। अगर संसद चाहे तो इनको और कार्य दे सकती है। संसद यूपीएससी के अधिकार क्षेत्र में किसी प्राधिकार, निगम, निकाय, सार्वजनिक संस्थान की कार्मिक प्रणाली को भी रख सकती है। अतः संसद द्वारा निर्मित अधिनियम द्वारा यूपीएससी की अधिकारिता का विस्तार किया जा सकता है। इसलिए कथन केवल तीन सही था, यानी सी सही था। तो क्वेश्चन 65 में हमारा सी सही था। अब 66 देखते हैं। संविधान की प्रस्तावना के अनुसार जैसा कि संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, निम्नलिखित में से कौन से विश्लेषणों का प्रयोग भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने के लिए किया गया था। एक, समाजवादी, दो, संप्रभु, तीन, पंथनिरपेक्ष, चार, लोकतांत्रिक। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। केवल एक, दो, तीन, केवल दो, चार, केवल एक, चार, एक, दो, तीन, चार। तो 66 का हमारा बी सही है कि यानी केवल बी यानी केवल दो और चार सही था। तो इन्होंने पूछा था कि जैसे जब हमारी प्रस्तावना को संविधान सभा द्वारा जब अंगीकृत किया गया था तो कौन से
शब्द यूज़ किए गए थे भारतीय गणराज्य को परिभाषित करने में, तो केवल 2 और 4 यानी कि संप्रभु और लोकतांत्रिक यूज़ किया गया था। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष बाद में जोड़ा गया। तो संविधान की प्रस्तावना भारतीय गणराज्य को संप्रभु, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है, ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। वर्ड्स इसमें प्रस्तावना में बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रट लेना। इसमें से संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्द संविधान सभा द्वारा अंगीकृत प्रस्तावना का भाग थे। तो संप्रभु और लोकतांत्रिक शब्द पहले से थे। समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को 42 जो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में शामिल किया गया। तो इसको बाद में जोड़ा गया समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्द को। इसके साथ ही अखंडता शब्द को भी इसी अधिनियम द्वारा शामिल किया गया था। ठीक है, 3 शब्द बाद में जोड़े गए, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से। अब क्वेश्चन 67 देखते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग, ठीक है, JSPSC, ठीक है, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जा सकता है। सेकंड, इसके तहत 6 वर्ष की अवधि के लिए या तो 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद धारण करते हैं। तीसरा, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति को प्रस्तुत करता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही नहीं है? केवल 1 और 2, केवल 2 3, केवल 1 और 3 या 1 2 3। तो देखिए, आपको मतलब नहीं है ये वर्ड हमेशा, आप जैसे आप एग्ज़ाम में बहुत गलती होती है, नहीं है इसमें तो हाईलाइट किए हैं लेकिन एग्ज़ाम में दिया होता है तो हम नहीं समझ पाते। तो यहाँ पे नहीं है पूछा है, ये चीज़ आप ध्यान से पढ़िए। तो देखिए, इसमें 67 में कथन सी सही है हमारा ऑप्शन। तो मतलब 1 और 3 सही नहीं है और दूसरा सही था कथन। तो 1 सही नहीं है। 1 में कहा गया था कि इसे राष्ट्रपति द्वारा संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर गठित किया जाता है, जो संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग होता है, मतलब 2 या अधिक राज्यों का एक लोक सेवा आयोग। तो संविधान 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान करता है। संविधान इसके गठन का प्रावधान करता है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग प्रत्यक्ष रूप से संविधान द्वारा गठित किए गए हैं। ठीक है, एक JSPSC, ठीक है, को संबंधित राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा गठित किया जा सकता है। तो इन्होंने कहा था इसे राष्ट्रपति द्वारा, यहाँ पे ये गलत था। ठीक है, अगर राज्य विधानसभाओं के अनुरोध पर संसद के एक अधिनियम द्वारा इसे गठित किया जा सकता है। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा नहीं। कथन 2 सही था कि जो ये JSPSC है कि अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इनके सदस्य 6 वर्ष की अवधि के लिए या 62 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी पहले वो पद धारण करते हैं। ये बात सही है। तीसरा सही नहीं था। कथन कहा गया था कि यह अपना वार्षिक प्रतिवेदन राष्ट्रपति के को प्रस्तुत करता है। नहीं, तो ये अपनी वार्षिक निष्पादन रिपोर्ट प्रत्येक संबंधित राज्य के राज्यपालों को प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, राज्य के राज्यपालों को, ना कि राष्ट्रपति को। प्रत्येक राज्यपाल राज्य विधायिका के समक्ष इन रिपोर्ट को रखता है। तो ये बात आप यहाँ ध्यान रखना। तो 67 में हमारा सही था सी। ठीक, 1 और 3 सही नहीं थे। अब 68 देखते हैं। भारत के सॉलिसिटर जनरल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया है। दूसरा, सॉलिसिटर जनरल की भूमिका महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करना है। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, ना तो 1 ना तो 2। तो जो 68 था हमारा क्वेश्चन, उसका केवल बी सही था। ठीक है, तो जो सॉलिसिटर जनरल के बारे में कथन पहला था कि भारत के सॉलिसिटर जनरल पद का उल्लेख भारतीय संविधान में किया गया, तो नहीं किया गया है। महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य विधि अधिकारी भी हैं। ये भारत के सॉलिसिटर जनरल महान्यायाधिकर्ता और भारत के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अतिरिक्त महान्यायाधिकर्ता हैं। ये महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को उसके आधिकारिक उत्तरदायित्व को पूरा करने में सहायता करते हैं। जो हमारे कथन 2 में था तो वो सही है। यहाँ ये ध्यान दिया जाना चाहिए कि संविधान द्वारा केवल महान्यायवादी का पद सृजित किया गया है। तो संविधान में केवल महान्यायवादी का पद दिया गया है। दूसरे शब्दों में आर्टिकल 76 में सॉलिसिटर जनरल और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का उल्लेख नहीं है। इसलिए कथन पहला सही नहीं था, केवल बी यानी 2 सही था। इसलिए 68 में हमारा केवल बी था, सही था। अब 69 देखते हैं क्वेश्चन। भारत की संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले रखा था? ए, जवाहरलाल नेहरू ने, बी, एम.एन. रॉय ने, सी, सुभाष चंद्र बोस ने, डी, महात्मा गांधी ने। तो 69 का जो है हमारा बी सही है कि संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम.एन. रॉय ने रखा था। वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय द्वारा भारत के लिए एक संविधान सभा का विचार सबसे पहले रखा गया था। वे भारत में साम्यवादी आंदोलन के प्रणेता और अतिवादी लोकतंत्रवाद रेडिकल डेमोक्रेटिज्म के पैरोकार थे। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारत के संविधान को तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की।
वर्ष 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस की ओर से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा तैयार किया जाना चाहिए। तो संविधान सभा का विचार सबसे पहले एम एन रॉय ने रखा था, ध्यान रखिएगा। अब क्वेश्चन 70 देखते हैं कि उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक, यह इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। सेकंड, इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में। उपयुक्त कथनों में से कौन से ऐसे सही हैं? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। तो देखिए 70 का सी है, यानी एक और दो दोनों सही है। तो देखिए नाटो अभी इसलिए है क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो नाटो यहाँ पर इसलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो करंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन होते हैं, तो सी सही है कि जो नाटो है, ठीक है, अगर उसके जितने भी उसमें देश हैं अगर उससे एक में भी हमला होता है तो वो सबके विरुद्ध हमला माना जाएगा। तो कथन एक भी सही है और दूसरा भी सही है कि इसका मुख्यालय जो है ब्रसेल्स बेल्जियम में है। तो देखते हैं, हाल ही में रूस ने यूक्रेन के साथ अपनी सीमा के पास लगभग 1 लाख सैनिकों को तैनात किया है। ये पुराना बता रहे हैं। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो, जिसे उत्तरी अटलांटिक गठबंधन भी कहा जाता है, ये 27 यूरोपीय देशों, 2 उत्तरी अमेरिका देशों, एक यूरेशियाई देश के बीच एक अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन है। ठीक है, यह संगठन उत्तरी अटलांटिक संधि को लागू करता है, जिस पर 4 अप्रैल 1949 को हस्ताक्षर किए गए थे। इसका मुख्यालय ब्रसेल्स बेल्जियम में स्थित है। सही है। नाटो इस सिद्धांत के लिए प्रतिबद्ध है कि इसके सदस्यों में से किसी एक के विरुद्ध हमले को सभी के विरुद्ध हमला माना जाएगा। यह एक सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत है जो वाशिंगटन संधि के आर्टिकल 5 में निहित है। अभी तक वर्ष 2001 में संयुक्त राज्य अमेरिका ने 9/11 के आतंकवादी हमलों के जवाब में आर्टिकल 5 को एक बार लागू किया गया है। तो क्वेश्चन 70 का हमारा सी आंसर था। अब आगे के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।